हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 यूनिट 2 की मैराथन क्लास 2 का पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको मैराथन 1 ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर्स किए थे, और हमारी मैराथन क्लास 2 का पार्ट 1 भी हो चुका है। आज हमारी मैराथन क्लास पार्ट 2 है, जिसमें हम आज वेस्टर्न फिलॉसफी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैराथन 2 के पार्ट 1 में हमने डिफरेंट फेसिट्स ऑफ नॉलेज किया था। ठीक है, जो हमारी 6 डिफरेंट फेसिट्स ऑफ नॉलेज है उसको हमने डिस्कस किया था, और आज हम वेस्टर्न फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन ऑल एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चिमी दर्शन के सभी एपिस्टेमोलॉजी को समझाइए। आपकी 4 पाश्चात्य दर्शन है। पहला आपका आइडियलिज्म आदर्शवाद है, सेकंड आपका नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद है, थर्ड आपका प्रैग्मेटिज्म व्यवहारिकतावाद है, और फोर्थ आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद है। इसमें आपके एग्जाम में फीचर्स पूछे जाते हैं, इसके एम्स पूछे जाते हैं, फंक्शन क्या और इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन की पूछे जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी में 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, जो आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही, और जो इसका एक वेटेज रहता है 16 से 20 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। ओके, फिर हम वही बात करते हैं इंडियन फिलॉसफी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलॉसफी, सांख्य और वेदांत इंडियन फिलॉसफी क्या है उसको समझाइए। ठीक है, आज हम 3 फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी का, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद में उसका आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगी, और क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 यूनिट 2 की वेस्टर्न फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे मैं कोशिश करूँगी उतने और ज़्यादा आपको कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। ओके, हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी 4 तरीके की हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, जिसमें हम आज आइडियलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं, आदर्शवाद को। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, सिद्धांत क्या है, आदर्शवाद तथा शिक्षा, आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और शिक्षक बालक को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइडियलिज्म हमारी एक वेस्टर्न फिलॉसफी है। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन है, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था सुकरात और प्लेटो द्वारा। आइडियलिज्म कहीं ना कहीं वेदांत से रिलेट करती है, क्योंकि इसमें संसार को एकदम झूठ बताया, मिथ्या बताया, जो भी कुछ है वो ईश्वर है। यहाँ पर आदर्शवाद में ईश्वर को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, अब हम इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद का अर्थ क्या। आइडियलिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, आपका आइडिया और इज्म। अब आप कहोगे मैम ये एल कहाँ पर है, एल सिर्फ इस वर्ड की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लिखा गया है। आइडिया मीन्स विचार। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने विचारों को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, जो हमारी मेंटल एक्टिविटी है, जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, ठीक है, उनके आधार पर प्राथमिकता दी गई, और जो हम तर्क लगाते हैं अपना बुद्धि का यूज करके। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। आइडियल का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ है वाद। इस प्रकार आदर्शवाद का अर्थ हुआ एक ऐसी विचारधारा जो जीवन के लिए निश्चित आदर्शों तथा मूल्यों को निर्धारित करती है, जो मनुष्य उन्हीं के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं। अब हम इनकी परिभाषा को देख लेते हैं। आपको 2 से 3 डेफिनेशन अपने एग्जाम में 100% लिख के आनी है, इसको आपके अलग से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, डीएम दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक को मानता है। ठीक है, आदर्शवाद इसी पर ही टिका हुआ है कि इसमें ईश्वर को प्राथमिकता दी जाती है। सेकंड है आपका हेरोल्डस के अनुसार आदर्शवाद वह यह स्वीकारता है कि वास्तविकता भौतिक वस्तुओं तथा शक्तियों की अपेक्षा विचारों, मन या स्व में निहित होता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार आदर्शवाद रूप में विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, काल्पनिक, ठीक है, प्रक्रिया विचार प्रणाली जिसके अंतर्गत बाह्य प्रारूप विचारों से युक्त होता है। अब हम इसके सिद्धांतों को डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, पहला है आध्यात्मिक जगत को महत्व। ठीक है, आदर्शवाद में आध्यात्मिक जगत को महत्वता दी गई है। इनका फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी महत्व नहीं है। इनका जो बिलीफ है वो कौन है, ईश्वर सत्ता पर होता है। ठीक है, फिर सेकंड है आपका मानव व्यक्तित्व में विकास। ठीक है, इन्होंने मानव व्यक्तित्व और मानसिक पक्ष में महत्ता दी है। ठीक है, महत्वता दी है।
मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों तथा सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों को अपने आप से अलग करता है। ठीक है, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। बुद्धि तो सबको दे, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, ठीक है, जिससे वो सोचता है। ठीक है, नैतिक आदर्शों तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों को अपने आप से अलग करता है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंध शास्त्र है, युग युगांतर से चले आए मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाकलापों के ये परिणाम है। फिर आपका थर्ड है अनेकता में एकता। ठीक है, सारे का संसार हमारा क्या है, परिवार है। हम कह सकते हैं पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सब में क्या है, ईश्वर विद्यमान है। ये अपना ईश्वर मान के सबको अपना मानते हैं और इसलिए अलग है। ठीक है, तो इसलिए सब लोग अलग है, फिर भी अनेकता में एकता बनी हुई है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर है फोर्थ आपका आध्यात्मिक मूलों में विश्वास। ठीक है, जो हमारा सत्यम शिवम सुंदरम में इसमें विश्वास है। जो हमारे आध्यात्मिक मूल है उन पर हमारा विश्वास है आदर्शवाद के अंतर्गत। ठीक है, आदर्शवादी आध्यात्मिक मूल्य सत्यम मतलब सच, शिवम मतलब भगवान, आध्यात्मिक, सुंदरम को शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं। उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य है कि आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना, तभी ईश्वर की प्राप्ति भी संभव हो सकती है। ठीक है, फिफ्थ है आपका नियामक व सामाजिक विज्ञानों पर बल, एम्फोसाइज अपॉन नॉर्मेटिव एंड सोशल साइंस। अदरवर्षियों ने नियामक व सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। नियामक विज्ञान के अंतर्गत तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र व सौंदर्य शास्त्र आदि आते हैं। ठीक है, आदर्शवाद तथा शिक्षा, एडलिज्म एंड एजुकेशन। इन्होंने जब शिक्षा की बात की तो शिक्षा की अवधारणा को दो प्रकार के प्रावधान में बांटा गया। ठीक है, पहली शिक्षा आपकी लौकिक शिक्षा है और दूसरी आपकी आध्यात्मिक शिक्षा। लौकिक मीन्स फिजिकल, मतलब इंसान का शारीरिक विकास, साथ साथ भौतिक संसार के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना। ठीक है, वही आपकी क्या है, लौकिक शिक्षा है। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है, इसमें इंसानों को, व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य को पशु से कैसे अलग किया जाता है आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा। ठीक है, धर्म, मानसिक विचारों द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की शिक्षा दी जाती है। फिर आदर्शवाद दार्शनिक चिंतन की प्राचीनतम विचारधारा है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर पाता है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा को दो रूप में बांटा गया, भौतिक तथा आध्यात्मिक। शिक्षा का भौतिक उद्देश्य शरीर की रक्षा करना। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर उनका जीवन निर्भर है। इसी की सहायता से वे अपने भौतिक वातावरण को अपनी इच्छानुसार आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त बना लेता है। फिर आपका है आध्यात्मिक गुण, मनुष्य को पशु से कैसे अलग करना है। शिक्षा साध्य ना होकर एक साधन मात्र है जिसके द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण संभव है। इसके अंतर्गत शिक्षा को साधन की जगह साध्य, ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षा को साध्य ना होकर एक साधन बताया गया। ठीक है, अब साध्य क्या होते हैं, ठीक है, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा गोल है। अब हम क्या बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। साधन क्या, उस एम तक, लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया, तो हमें इसके लिए बीएड करनी होगी, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, आदर्शवाद में पाठ्यक्रम को समझने के लिए आदर्शवादियों ने इसको 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला आपका आता है क्रियात्मक, फिर आपका आता है भावात्मक और फिर आपका आता है ज्ञानात्मक। क्रियात्मक में फंक्शनल, जो आपकी शारीरिक क्रिया हैं, ठीक है, जैसे कि आपका स्वास्थ्य विज्ञान, योग, व्यायाम आदि सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड आपका आता है मानसिक क्रिया, जिसमें साहित्य, भाषा, विज्ञान सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किए जाते हैं। फिर आपका आता है भावनात्मक, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, इसमें कला, काव्य, जिसके जरिए एक व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। फिर आपका थर्ड आता है ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, ठीक है, जो हमारा आदर्शवाद है वो किसके, आदर्शवादियों के ज्ञानात्मक पक्ष पर ही आधारित है। इसमें धर्म, अध्यात्म का ईश्वर की को मानना और जानना का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं आदर्शवाद और शिक्षण विद्या। ठीक है, आइडियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। आगमन एवं निगमन विधियों को प्रयोग किया जाता है। आगमन क्या होता है, आगमन, पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर उसके बाद हम बच्चों को रूल बताते हैं। पहले हम बच्चों को जनरल कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर हम स्पेसिफिक
कॉन्सेप्ट पर ले जाता है। लेकिन निगमन विधि के पहले बच्चों को रूल समझाया जाता है, उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है। पहले हम बच्चों को स्पेसिफिक चीज़ कराते हैं, फिर उसके बाद हम बच्चों को जनरल चीज़ें कराई जाती हैं आगमन और निगमन विधि में। ठीक है, आगमन और निगमन विधि, इसको अरस्तु ने बल दिया था। आगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर, निगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन, वो सेकंड मेथड आपका प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है, जो आपका सुकरात द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उस मेथड को यूज़ किया जाता है। संवाद विधि, कॉन्वर्सेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, ये प्लूटो द्वारा दिया गया था। फोर्थ आपका तर्क की विधि, लॉजिक मेथड, जो आपका हीगल द्वारा दिया था। फिफ्थ आपका निर्देश विधि, इंस्ट्रक्शन मेथड, हर्बर्ट द्वारा। खेल विधि, प्लेवे मेथड, फ्रोबेल द्वारा। सेवंथ आपका अभ्यास व आवर्ती विधि, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं कि आदर्शवाद में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, आइडियलिज्म एंड टीचर। ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षक को सर्वोच्च पद दिया गया है और स्टूडेंट को सेकेंडरी पद दिया गया। जो फर्स्ट पद है वो हमारा शिक्षक को दिया गया है और स्टूडेंट को सेकेंडरी पद दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यह आइडियलिज्म टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है, मतलब टीचर को ध्यान में रखकर एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, आदर्शवादियों ने, दार्शनिकों ने शिक्षक को अनेक गुणों एवं योग्यताओं का विवेचन इस प्रकार किया है। शिक्षक बालक के लिए सत्ता का साकार रूप होता है। शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, मतलब जो टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट में पूरा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को अपने व्यावसायिक कला में दक्ष होना चाहिए। शिक्षक को अपने छात्रों का मित्र, हितैषी तथा दार्शनिक होना चाहिए। शिक्षक को जीवन की कला में निपुण होना चाहिए और शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए। शिक्षा में छात्रों में रुचि विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए कि बच्चे कैसे इंटरेस्ट लेके पढ़ें। ठीक है, बच्चों को टीचर ऐसा माहौल क्रिएट करे कि बच्चे इंटरेस्ट लेके सीखें। शिक्षक को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। अब हम अपनी दूसरी वेस्टर्न फिलॉसफी को डिस्कस करते हैं, जो हमारी नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद है, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके अर्थ, परिभाषा, दर्शन में प्रकृतिवाद, सिद्धांत, विशेषताएं, पाठ्यक्रम, शिक्षण विद्या और अध्यापक। वेस्टर्न फिलॉसफी हमारी नेचुरलिज्म को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म क्या है? इससे पहले हमने आदर्शवाद को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा कि आदर्शवाद के अंतर्गत परम सत्ता ईश्वर है और वह आध्यात्मिक ज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन प्रकृतिवाद के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा जो भी कुछ है प्रकृति है, ईश्वर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर आध्यात्मिकता को झूठ और मिथ्या बताया है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक नास्तिक दर्शन है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। प्रकृतिवाद को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक और मानव प्रकृति। ठीक है, प्रकृति क्या है? ठीक है, प्रकृति से संबंधित जो भी विचारधारा होती है उसी को हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति को दो भागों में बांटा गया, एक हमारा भौतिक और एक हमारा मानव प्रकृति। ठीक है, अगर हमें मानव प्रकृति को सीखना है तो उसके लिए हमारे विज्ञान की शाखा साइकोलॉजिक होती है, जो शिक्षा दी जाती है। और भौतिक है फिजिकल। ठीक है, जो भी हमारे चारों तरफ जीवन में होता है, ठीक है, जो हमारा दैनिक जीवन है, ठीक है, जो जैसा कि जो भी कुछ संसार में आया है वही प्रकृति में मिल जाएगा और प्रकृति ही सर्वोच्च है, प्रकृति को ही सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आध्यात्मिका का कोई भी स्थान नहीं है। अब हम इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रकृतिवाद का अर्थ एवं परिभाषा। प्रकृतिवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रकृति प्लस वाद। वाद का अर्थ है विचारधारा और प्रकृतिवाद शब्द में प्रकृति शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया गया है, भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति। भौतिक प्रकृति को दर्शन शास्त्र के प्रकृतिवादी सिद्धांत में सवस्तु रियलिटी माना गया है कि मानव प्रकृति की व्याख्या मनोविज्ञान करता है। प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है, क्योंकि विज्ञान के सहारे ही हम प्रकृति के रहस्यों का पता लगा सकते हैं। प्रकृति ही समस्त विश्व की रचनाकर और पालनहार है, कि प्रकृति से जो कुछ भी आया और वो प्रकृति में ही मिल जाएगा। ठीक है, एक टाइम के बाद। प्रकृति ही नियम है और वही नियंता भी है। प्रकृति ही साधन और वही साध्य। प्रकृति ही आदि और प्रकृति अंत भी है। ठीक है, अब प्रकृतिवाद की परिभाषा देख लेते हैं, जो डिफरेंट फिलोसोफर द्वारा दी गई है। 22 के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है, कि प्रकृतिवाद के अंतर्गत प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और आध्यात्मिका का बहिष्कार किया गया। वॉर्ड के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है, कि जो आत्मा है वो हमारी एक पदार्थ है और अपरिवर्तनीय नियमों की सर्वोच्चता प्रदान करता है। दर्शन शास्त्र में प्रकृतिवाद के
3 भाग हैं, ठीक है। पहला है आपका तत्व मीमांसा, और सेकंड आपका ज्ञान मीमांसा, और थर्ड आपका मूल्य मीमांसा, ठीक है। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स उसे कहते हैं, ये मानते हैं कि ये उस विचारधारा पर किस पर यह विचारधारा आधारित है, ठीक है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तत्व मीमांसा, ठीक है। प्रकृति ही सब कुछ है, इस पर कुछ, इसके परे कुछ भी नहीं है। आत्मा क्या है, पदार्थ है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक चेतन है, तत्व है। आध्यात्मिका के विपरीत पदार्थ ही जगत का आधार है, ठीक है। जो आत्मा है वो क्या है, एक पदार्थ है, और वो जगत का आधार है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ कौन सी है, कौन कौन से मेथड है, इसके अंतर्गत आते हैं। प्रकृति को जानना ही जीवन लक्ष्य है, इंद्रिय ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अनुभव, निरीक्षण, वैज्ञानिक विधि या आगमन विधि रूसों को प्रत्यक्ष ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी हमारे मूल्य कैसे होने चाहिए और उनके बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक मूल्यों को न मानकर प्रकृति निहित मूल्यों में विश्वास, सुखी जीवन और सर्वोच्च स्थान, आध्यात्मिक नैतिक बंधन मुक्त होना चाहिए। अब प्रकृतिवाद के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म, यह भौतिक संसारी सत्य है, जो हमारा संसार है वो ही हमारा सच है। ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट रचना है। प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो मनुष्य है वो ही ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है, सबसे अच्छी रचना है, ठीक है। प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है, ठीक है। प्रकृति में जो आया है और कुछ टाइम के बाद वो उसी में विलीन हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय होते हैं। प्रकृतिवाद में धर्म व ईश्वर का कोई भी स्थान नहीं है। 7 इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है, ठीक है। उसको विज्ञान में नाम क्या दिया, प्रकृतिवाद में एक वो पदार्थ है। मानव की मूल प्रकृति पशुओं के समान होती है। वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञान द्वारा ही की जाती है। संसार का कई कर्ता या कारण दोनों स्वयं ही प्रकृति है। अब प्रकृतिवाद की शिक्षा की विशेषता को हम डिस्कस करते हैं। चाइल्ड फीचर्स एंड एजुकेशन, जो प्रकृतिवाद में बालकों को शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जाती है, मतलब बालक को ध्यान में रखकर उनकी नीड्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट कौन सी है, उसको ध्यान में रख के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करती है, ओपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को चीज़ें रटाई नहीं जाती बल्कि सिखाई जाती हैं। बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, एम्फोसाइज ऑन द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। बालक की शिक्षा में हस्तक्षेप ना करके उसकी स्वतंत्रता शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाता है कि हमें बालक को क्या करना है, बल नहीं देना है कि आपको यही चीज़ें करके आने लर्न करना है, नहीं, बालक को एकदम फ्री छोड़े, जो वो कुछ करना चाहता है उसको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। प्रकृतिवाद है प्रोग्रेसिव है, जिस प्रकार बालक का शारीरिक विकास आयु के साथ साथ होता है उसी प्रकार शिक्षा भी धीमे धीमे प्रगति करनी चाहिए। 5 न्याय, स्वतंत्रता व भातृत्व का विकास, इसके अंतर्गत जिसमें लोगों में सामाजिक न्याय की भावना, समानता व स्वतंत्रता की भावना व भाईचारे की भावना का विकास होता है। प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है। प्रकृतिवाद में जो पाठ्यक्रम है वो बालक केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, उसी को आधार माना गया है जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकता पूरा कर सके। सभी विषयों के शिक्षण हेतु विज्ञान को केंद्र माना गया है। वह पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता को भी महत्व देते हैं और यह बालक की प्रकृति, रुचि, योग्यता, अनुभव व स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का संगठन होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के संबंध में प्रकृतिवादी विचारधारा इस प्रकार है। पाठ्यक्रम का निर्माण का आधार क्या है, बालक है। पाठ्यक्रम में विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, ठीक है। पाठ्यक्रम व्यवहारिक व जीवन उपयोगी होना चाहिए, मतलब जो पाठ्यक्रम वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और जीवन में उपयोगी होना चाहिए। और पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होना चाहिए कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस करके अनुभव के द्वारा चीज़ों को सीखें। प्रकृतिवाद और शिक्षण विद्या, प्रकृतिवाद में कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं, बच्चों को करके सीखना, बच्चे खुद करें और उस चीज़ से सीखें। अनुभव द्वारा सीखना, ठीक है। खेल द्वारा सीखना, होरिस्टिक पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, निरीक्षण विधि और प्रत्यक्ष विधि द्वारा बच्चे सीखते हैं इस मेथड में। प्रकृतिवाद तथा अध्यापक, प्रकृतिवाद में अध्यापक की भूमिका सेकेंडरी होती है, ठीक है। जो फर्स्ट होती है वो हमारे बालक की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बालक को, टीचर को ऑब्जर्व करना है, कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना है। जो भी कुछ करेगा वो बालक करेगा, सारी चीज़ें टीचर को ऑर्गेनाइज करके रखनी है और सिर्फ अध्यापक को उसका निरीक्षण करना है। यहाँ पर टीचर का रोल सीमित माना गया है, ठीक है। यहाँ पे बालक केंद्रित शिक्षा प्रणाली का प्रभाव था प्रकृतिवाद के अंतर्गत। अध्यापक केवल एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगा, टीचर एज अ गाइडेंस। अध्यापक परिवर्तक के रूप में कार्य करेगा, टीचर एज अ ऑब्जर्वर। अध्यापक एक रक्षक के रूप में कार्य करेगा, टीचर, ठीक है।
अध्यापक एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेगा, टीचर एक ऑर्गेनाइजर के रूप में कार्य करेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म क्या है। आइडियलिज्म नेचुरलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रैग्मेटिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी थर्ड फिलॉसफी प्रैग्मेटिज्म को डिस्कस करते हैं, जो हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत हम इसकी मीनिंग को डिस्कस करेंगे, इसके फिलॉसफिकल आउटलुक को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके प्रिंसिपल क्या है, प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और प्रैग्मेटिज्म में करिकुलम कैसा होता है, कौन कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं, प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर, प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन एंड स्कूल को डिस्कस करेंगे। ओके, प्रैग्मेटिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार फुल चांसेस है कि आपका प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म में से तीनों में से एक तो कोई ना तो कोई आएगा, ठीक है। एक आपका लॉन्ग में आता है और आपका एक शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, जो इसका वेटेज रहता है 16 से 20 मार्क्स का वेटेज रहता है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब हम समझे तो बेसिकली प्रैग्मेटिज्म का मतलब का यूज़ हम किसी चीज़ के पीछे कारण या उद्देश्य को जानने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं जाते हैं या फिर कोई हमारे पास आता है या हमसे पूछता है तो हम यही बोलते हैं कि आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, ठीक है, आपका यहाँ पे आने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, उसी को हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म लैटिन शब्द प्रैग्मेटिकस व्यावहारिकता से बना है, ठीक है। जो इसकी उत्पत्ति है प्रैग्मेटिकोस, जो एक ग्रीक शब्द है जिसका जो मतलब है प्रैग्मेटोस, जिसका मतलब है शाब्दिक अ थिंग डन, किया गया कार्य, अ बिजनेस डीड व्यवसाय, एन इफेक्टिव एक्शन, प्रभावी कार्य इसका अर्थ होता है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होगा, प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कोई भी जब कार्य किया जाता है उसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, उसी को हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत प्रयोजनवादियों का निश्चित सिद्धांत, ठीक है, पूर्व निर्धारित तथ्यों और सत्य पर कोई भी इनका बिलीफ नहीं है, क्योंकि ये क्या है, परिवर्तनशील है, इनके चेंजमेंट होते रहते हैं और मनुष्य को समय के अनुसार प्रयोग करते रहना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पहले से के जो तथ्य हैं, निश्चित सिद्धांत है, उन पर मनुष्य को बिलीव नहीं करना, क्योंकि वो परिवर्तन है और मनुष्य को अपने जीवन भर प्रयोग करते रहना चाहिए, ठीक है। इस विचारधारा पर प्रयोजनवाद निर्धारित है और यह विचारधारा को प्रयोगवाद भी कहते हैं, क्योंकि इससे नए नए तथ्यों की जानकारी होती रहेगी और उन्हीं पर ही विश्वास करना चाहिए, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत इनका ईश्वर, परमात्मा, आत्मा पर इनका कोई भी विश्वास नहीं है, इनका विश्वास केवल मनुष्य के मन में है, ठीक है। ओके, अब हम इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं कि प्रैग्मेटिज्म का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, ठीक है। प्रयोजनवाद का हम सिंपली में मतलब समझे कि जहाँ पर हम प्रयोगों के आधार पर विचारधारा डेवलप होती है उसी को हम प्रयोजनवाद कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें प्रयोग करके उन्हीं पर ही बिलीव करना होता है, ठीक है। प्रयोजनवाद का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिक से मानी गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रैग्मा और प्रैग्मेटोस से निकला है, जिसका अर्थ है अ थिंग डन, किया गया कार्य, अ बिजनेस व्यवसाय, एन इफेक्टिव एक्शन, प्रभावी कार्य। प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रैग्मेटिकस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता एवं उपयोगिता, मतलब वो ज्ञान जो प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसका उपयोग ही होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता को निर्णय वस्तु तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। जो भी निर्णय लिए गए हैं वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, जिनको हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकल होना चाहिए और उससे हमें ज्ञान मिलना चाहिए। तो वही क्या है, प्रैग्मेटिज्म की एक विचारधारा और उसी पर ही आधारित है। प्रयोजनवाद को प्रयोजनवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। अब हम इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। आपको 2 से 3 डेफिनेशन जरूर अपने एग्जाम में लिखनी है। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है, यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है, ठीक है। इसमें रियल चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस दी गई है, इनका ईश्वर अधिकतम, ठीक है, पर कोई भी विश्वास नहीं है। जेम वी प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद का अर्थ का सिद्धांत सत्य का सिद्धांत है,
ज्ञान का सिद्धांत है और वास्तविकता का सिद्धांत है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, उसी पर ही बेस्ड हमारा प्रयोजनवाद है। रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो ये मानता है कि क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और ये मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। अब प्रयोजनवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण को हम देख लेते हैं। फिलोसफिकल आउटलुक क्या है। पहले ही आपकी तत्व मीमांसा इस विश्वास पर आधारित है कि संसार अनिश्चित, परिवर्तनशील, अनियत, बहुतत्ववादी है। क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्व है, इसलिए क्या है, बहुतत्ववादी है। जो हमारा संसार है वो अनिश्चित है। ठीक है, इसमें चेंजमेंट होते रहते हैं, अनियत है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। अनुभव भी सत्य है और अंतिम सत्य की खोज रही है। और प्रत्यक्षी सत्य जो हमारे डायरेक्ट रूप में है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं और उससे हमें ज्ञान मिलता है, वही क्या है, हमारा प्रत्यक्षी सत्य है। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, प्रयोजनवादियों का मानना है कि अनुभववाद, तर्कवाद, ज्ञान, ठीक है, यहाँ पर प्रयोजनवादी ने ज्ञान को साध्य नहीं माना है बल्कि साधन माना है। ठीक है, आपको साध्य और साधन मैंने अच्छे से समझा दिया। साध्य क्या होता है, जो हमारा एम होता है, और साधन क्या है, उस एम तक पहुँचने के जो जरिए होते हैं उसी को हम साधन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रयोजनवादियों ने प्रयोजन को साध्य नहीं माना है बल्कि साधन माना है। पूर्व निश्चित शाश्वत सत्य नहीं है, जो पहले से निर्धारित सत्य है उस पर विश्वास नहीं करना है, और बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दिशा निर्धारण के लिए आवश्यक, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और उसी को ही मानना है। ठीक है, एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा, सत्य समय, स्थान, परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है। निश्चित मूल्य व आदर्शों का में हमें विश्वास नहीं करना है। परिवर्तन के कारण आचरण अनिर्धारित हो रहे हैं। ठीक है, अनिर्धारित हैं। ठीक है, जो कार्य किया जा रहा है वो ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, ना ही कि सुना सुनाया ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कार्य ज्ञान आधारित हो, ना कि आंख बंद करके हम उस सिद्धांत का अनुसरण कॉपी कर लें। ठीक है, अब हम प्रयोजनवाद के सिद्धांत डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म। पहला है आपका बहुतत्व का समर्थन। इसमें बहुत सारे तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये बहुतत्वों पर आधारित है। फिर सेकंड आपका फलवादी परिवर्तन पर जोर। ठीक है, फलवादी परिवर्तन का मतलब है कि जिसके जरिए कोई बेनिफिट मिले, क्योंकि यहाँ पर भौतिक जीवन की बात की गई है। ठीक है, थर्ड है आपका उपयोगिता, सत्य की कसौटी, वास्तविकता है। हमारे पास जो भी हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल है तो ठीक है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो उस पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, मानव प्रयासों को महत्व दी गई है। जो सिद्धांत कार्य करते हैं वही सत्य है। ठीक है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल आजमाए जा रहे हैं, ठीक है, वही क्या हमारे सच है। सत्य का आधार दर्शन या तर्क नहीं बल्कि जीवन का अनुभव होता है। मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता होता है। ठीक है, प्रथाओं व परंपराओं का विरोध करता है। प्रयोजनवाद में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, प्रयोजनवाद में शिक्षा कैसी होती है। प्रयोजनवादी शिक्षा मनुष्य में वे सब क्षमताएं उत्पन्न करती है जिसमें वह अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में समायोजन कर सके तथा उनके अनुभवों के आधार पर उनमें परिवर्तन कर सके। जॉन डुई के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने वातावरण पर नियंत्रण करे, कंट्रोल करे तथा अपनी संभावना को पूर्ण करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। ठीक है, जो भी जीवन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसमें सामर्थ्य प्रदान करे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। अब विशेषता क्या है प्रयोजनवाद की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, प्रयोजनवाद में पहला क्या होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अंदर बहुत सारे तत्व इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स है, टीचिंग मेथड्स। ठीक है, फिर आपका है थर्ड, व्यवहारिक सफलता पर जोर, क्योंकि ये क्या है, भौतिक जीवन पर आधारित है। ठीक है, जो भी बच्चों का भविष्य में आने वाला जीवन है वो खुशहाल होना चाहिए। ठीक है, भविष्य में आस्था होनी चाहिए और अनुभववाद होना चाहिए। जो शिक्षक और शिक्षार्थी अपने अनुभव पर एक दूसरे से सीखे और उन पर आधारित होना चाहिए। अब इसके शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, सामाजिक रूप से कुशल बना शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तियों की शक्तियों और क्षमताओं इस प्रकार विकसित करना कि सामाजिक रूप से वो कुशल व्यक्ति हो जाए, क्योंकि उसको समाज में जब वो निकले तो वो कुशल व्यक्ति बने। ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, टू फुलफिल द डिजायर। रॉस के अनुसार शब्दों में बालकों की इच्छाओं को पूर्ण करना ही शिक्षा है, ना कि उसके आवेगों, रुचि और योग्यताओं को कोई निर्धारण अथवा कोई निश्चित योजना की प्राप्ति की ओर ले जाना। ठीक है, छात्र का विकास, प्यूपिल डेवलपमेंट,
ब्रुकेन ने लिखा है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्र का विकास होना चाहिए, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है उनका पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास, कल्टीवेशन ऑफ डायनेमिक एंड अडॉप्टेबल माइंड। प्रयोजनवादियों बालक की आवश्यकता, इच्छाओं और रुचियों को महत्व देते, अतः उनको ठीक मार्ग पर ले जाने की शिक्षा का कार्य करते हैं। और गतिशील निर्देशन, डायनेमिक डायरेक्शन। प्रयोजनवादियों के शिक्षा का एक उद्देश्य है कि छात्रों को गतिशील निर्देशन करना है, ठीक है। प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है। यह भी एक चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों को ध्यान में रखकर उनके इंटरेस्ट, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पहला है बालकों की उपयोगिता के सिद्धांत, ठीक है। पहला आपका है सिद्धांत, उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होता है पाठ्यक्रम। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम उन विषयों का समावेशन होना चाहिए जो बालक के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए उपयोगी हो और जिससे वो अपनी जीविका अर्जन करने में सहायक हो, ठीक है। सेकेंड है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट हो उनको उसी से रिलेटेड शिक्षा दी जानी चाहिए। क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। पाठ्यक्रम बालक की क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, इसलिए पाठ्यक्रम में स्वतंत्र, अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण सामाजिक क्रियाओं को भी स्थान होना चाहिए। अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे शिक्षार्थी और स्टूडेंट, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट अपने अनुभवों से, ठीक है, सीखें। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार सीधा संबंध बालक के अनुभवों, भावी व्यवसाय क्रियाओं से होना चाहिए। एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, छात्रों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय क्रिया संबंधित समस्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर आता है प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियाँ। प्रैग्मेटिज्म में कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला है उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। फिर करके सीखना या अनुभव से सीखना। एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक ही सब्जेक्ट्स को उनमें इंक्लूड कर देना चाहिए। योजना पद्धति, ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ। और समस्या समाधान विधि, ठीक है, ये टीचिंग मेथड्स होते हैं। प्रयोजनवाद व शिक्षा। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा को महत्व कम नहीं है। प्रयोजनवादियों ने अध्यापक का प्रमुख दायित्व यह है कि बालक की समस्याओं सुझाव तथा समाधान करने के लिए प्रेरित करें, उनको मार्गदर्शन दे। पद प्रत्यक्षक और निरीक्षक की भी भूमिका निभानी चाहिए। प्रयोजनवाद और बालक। प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक ही सबसे महत्वपूर्ण है और इनका मुख्य उद्देश्य है कि बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। यह बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है और बालक अनुभव के आधार पर वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। आई होप आपको प्रैग्मेटिज्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हमने तीनों वेस्टर्न फिलॉसफी को कवर कर लिया और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। आइडियलिज्म पहली, सेकंड आपकी नेचुरलिज्म और थर्ड हमारी प्रैग्मेटिज्म है। जो इसकी वेटेज है वो 16 से 20 मार्क्स है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब जो हमारी मैराथन क्लास होगी उसमें हम यूनिट 3 के और यूनिट 4 के पहले मैं आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड करा दूंगी। उसके बाद मैं आपको यूनिट 2 के एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है, अस्तित्ववाद की वीडियो शेयर करूंगी और उसके बाद मैं आपको सांख्य और वेदांत दर्शन की भी, इंडियन फिलॉसफी की भी वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिलॉसफी थी आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, इसको मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया, ठीक है। और बाकी की वीडियोस आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे मैं और आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल, वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।